see, we have already started with the explanation of final account, and today is the last part of explanation, and after this we are going to start with the problem. See, there are some important points which you have to keep in your mind at the time of solving the problem. Now see, first point is each item from trial balance will be included only once in the final account, either in trading account, P&L account, or balance sheet of in working section. See, each item from trial balance में जो भी चीजें इंक्लूडेड है, इट इज गोइंग टू अपीयर ओनली वंस इन द फाइनल अकाउंट. एक ही बार वो अपीयर होगा फाइनल अकाउंट में, इधर इन ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और इन बैलेंस शीट. सी नेक्स्ट इज ईच एडजस्टमेंट हैव इफेक्ट फॉर द सिमिलर अमाउंट. ये हमको पता है, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उन सबके सिमिलर जो भी एडजस्टमेंट होता है, ईच एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट फॉर द सिमिलर अमाउंट. एक एडजस्टमेंट होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, एंड द रीजन बिहाइंड इज कि ये जो एडजस्टमेंट में जो चीज़ें होती है वो लेजर अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया गया होता है. तो उनका जब लेजर में इंक्लूड नहीं हुआ होता है तो उनके एक भी इफेक्ट नहीं दिए होते हैं, तो उसको आपको इफेक्ट देना होता है, दोनों इफेक्ट देना पड़ता है. तो ईच एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट फ्रॉम द सिमिलर फॉर द सिमिलर अमाउंट. नेक्स्ट इज, this one is very simple. Debit balance of trial balance will appear on debit side of trading or profit and loss account or asset. Debit balance, see, अगर आपको 11th में आपको फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं समझा है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सबसे पहले तो बेसिक थिंग इज, जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस में अपीयर होती है, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ दो साइड्स है, एक डेबिट साइड है एंड अदर वन इज क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में जो भी चीजें हैं, जो भी आइटम्स है डेबिट साइड में, इट इज गोइंग टू अपीयर ऑन द डेबिट साइड ओनली. डेबिट साइड की जो चीजें हैं वो डेबिट साइड में ही अपीयर होगी ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और P&L और असेट. फोर्थ वन इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और कैपिटल अकाउंट और ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सी, ट्रायल बैलेंस में दो साइड से, एक डेबिट है एंड क्रेडिट है. डेबिट साइड की जो चीजें हैं, जो आइटम्स डेबिट साइड में अपीयर होता है, इट इज गोइंग टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और एसेट. तो ये आपका कंसेप्ट एकदम सिंपल होना चाहिए. ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड जो भी चीजें आती है, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, P&L के डेबिट साइड जाएगा, या तो एसेट में आएगा. एंड ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड जो चीजें होती है, either it will go on credit side of trading account or P&L account or liability. As simple as that. डेबिट क्रेडिट, डेबिट है तो वो डेबिट में ही जाएगा, ट्रेडिंग में के डेबिट में जाएगा, P&L के डेबिट में जाएगा, या तो बैलेंस शीट के या तो असेट में जाएगा. एंड अगर वो क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इट विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट और लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज इफ सैलरी एंड वेजेस आर गिवन एज अ सेपरेट आइटम. सी, इसका बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है. सैलरी एंड परचेसेस, हाँ, सैलरी एंड वेजेस. सी, इफ सैलरी एंड वेजेस आर गिवन एज अ सेपरेट आइटम, अभी सैलरी और वेजेस दोनों सेपरेटली दिया है, तो वी नो इफ इट इज गिवन सेपरेटली, तो आप वो दोनों सैलरी एंड वेजेस अगर सेपरेटली दिया है, सैलरी विल कम ऑन P&L अकाउंट डेबिट साइड एंड वेजेस विल गो ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. बट इन केस इफ इट इज अ कंबाइंड टर्म, आपको सैलरी एंड वेजेस दिया है, वेजेस एंड सैलरी दिया है, तो जो भी टर्म पहले अपीयर होता है, यू हैव टू पुट इट इन दैट अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, वेजेस एंड सैलरी दिया है, वेजेस एंड सैलरी, तो आपको क्या करना है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है. एंड इन केस इफ इट इज सैलरी एंड वेजेस, तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड. नाउ नेक्स्ट इज, इफ ट्रायल बैलेंस कंटेन ओनली ट्रेड एक्सपेंस, द आइटम विल शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. सी, अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस दिया है,
See, if the trial balance contain only trade expense, the item will be shown on the debit side of profit and loss account. ट्रायल बैलेंस में आपको ट्रेड एक्सपेंस अगर दिखाया है, ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस दिया है, ओनली ट्रेड एक्सपेंस दिया है, देन इट विल अपीयर ऑन P&L account debit side. And if along with trade expenses other expenses are also given, मतलब ट्रेड एक्सपेंस के साथ जनरल एक्सपेंसेस दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है, और सैलरी एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस. वेरी सिंपल. ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ अगर दूसरे भी एक्सपेंसेस दिए हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अगर ऐसा सिचुएशन है तो ट्रेड एक्सपेंस जो है इट इज गोइंग टू अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड ऑफिस एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंसेस इट विल अपीयर ऑन P&L अकाउंट डेबिट साइड. दोनों दिया है. एक तो जो ट्रेड एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और जो दूसरा एक्सपेंस है वो P&L अकाउंट में आएगा. एंड ओनली इफ ट्रेड एक्सपेंस इज गिवन देन इट इज गोइंग टू बी शोन ऑन P&L अकाउंट डेबिट साइड. See, next is the adjustment for bad debt and provision for doubtful debt should be given effect only after other adjustment for debtor are given effect too. Such adjustment can be unrecorded sales drawing included in debtor, drawing treated as sale, etc. See, जब भी आपको bad debt and provision of bad debt दिया है, उसके साथ साथ और भी डेटर्स के जो एडजस्टमेंट दिए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दूसरे जो एडजस्टमेंट है आपको उसको इफेक्ट देना है, एंड बाद में आपको एट द एंड बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट को इफेक्ट देना है. अभी दूसरे इफेक्ट्स, दूसरे एडजस्टमेंट का मतलब है कि अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% दिया है एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनरिकॉर्डेड सेल्स यू हैव टू ऐड, डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स आपको ऐड करना है, एंड उसके बाद आपको बैड डेट एंड फर्दर बैड डेट यू हैव टू गिव इफेक्ट फॉर दैट एडजस्टमेंट, फॉर दिस बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट. इज इट क्लियर? पहले आपको दूसरे इफेक्ट्स देने हैं एंड उसके बाद बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट के इफेक्ट देना है. नेक्स्ट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर शुड बी गिवन इफेक्ट आफ्टर द एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट. सी, एंड अगर आपको डिस्काउंट देना है, in case if you want to give discount to debtor, reserve for discount on debtor should be given effect after the adjustment for bad debt and provision for bad debt and doubtful debt. See, अगर आपको डिस्काउंट भी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट आपको देना है, तो पहले बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट, RDD, न्यू बैड डेट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव provision, you have to give effect to the reserve for discount. Next is reserve for discount on creditor should be given effect after making all other adjustment concerning creditor. See, ये भी सेम है. आपको अगर reserve for discount effect देना है तो creditor के जो दूसरे effects हैं वो सब आप creditor को related, जैसे for example unrecorded purchases है, तो वो सब आपको ऐड करने के बाद ही आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आपको उसको इफेक्ट देना है. एंड द लास्ट वन इज जो भी हिडन एडजस्टमेंट है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. देयर वोंट बी एनी स्पेशल मेंशन फॉर दिस, लाइक इट वोंट बी गिवन इन द एडजस्टमेंट. यू हैव टू गिव इफेक्ट फॉर हिडन एडजस्टमेंट ऑन योर ओन. इसका कोई स्पेशल मेंशन, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रॉब्लम में नहीं दिया होगा. नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक शुड बी टेकन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. वेरी सिंपल. क्लोजिंग स्टॉक के अगर दो अमाउंट दिया है तो विच एवर इज लेस यू हैव टू कंसिडर दैट. क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको जो भी अमाउंट जो भी कम है, इट शुड बी टेकन एट दैट प्राइस विच एवर इज लेस. नाउ नेक्स्ट इज 11th point. Closing stock should be taken at cost or market price whichever is less. 12th, if a manager or partner is allowed commission at a certain percentage of net profit, such commission should be calculated in following manner depending upon how the commission is quoted. See, अगर partner है या you have to use this formula
so that you have to use this formula so that you will get the commission amount. See, if it is a net profit before charging such commission, अगर आपको net profit, if it is a net profit before charging such commission, कमीशन चार्ज करने से पहले जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको कमीशन चार्ज करना है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. एंड इफ इट इज अ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सब कमीशन, तो आपका फॉर्मूला इज कमीशन अमाउंट इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. सी होता क्या है कि एवरीथिंग इज गिवन इन द बुक, बट एक्चुअली एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आप लोग को याद नहीं होता है. तो जस्ट ये जो फॉर्मूला है, जस्ट कीप इट इन योर माइंड. और जब भी अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप फॉर्मूला देख के आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हो. तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लर्न कर लेना है, बिकॉज आपको एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आपको बहुत हेल्प होगी. सी ऐसा है कि आप लोग एकदम लर्न करके एंड इसको मेमोराइज करके रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो आप लोग क्या कर सकते हो, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना, जितने नंबर ऑफ टाइम आप लोग प्रैक्टिस करोगे द थिंग विल गेट परफेक्ट. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा. तो आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला है इसको 3 टाइम्स 2 टाइम्स लिख के या तो कोई अलग बुक में लिख के मेंशन करके रखो. जब भी आपको एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इफ यू विल नीड दिस, तो आप आराम से वहाँ से आप देख के सॉल्व कर सकते हो. एंड जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो ज़्यादा क्लियर होते जाएगा. नेक्स्ट इज व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ. सी ये पहले भी मैंने बताया, बट ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत बार ऐसा होता है कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहता है. डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस. जब पैसा कंपनी से जब पैसा आपने विड्रॉ किया है तो उसका स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है, एंड यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट. उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है. पार्टनर ने बिजनेस में से ड्रॉइंग अमाउंट विड्रॉ किया है, कैपिटल विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉ किया है, यू हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट. तो उसका अगर डेट मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली पार्टनर ने कभी अमाउंट विड्रॉ किया है, तो यू हैव टू कैलकुलेट ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ. आपको 6 मंथ एवरेज बेसिस पे लेना है. नेक्स्ट इज इफ अ पार्टनर इंट्रोड्यूसेस capital in the middle of accounting year, then interest on capital should be calculated on proportionate time period only. अभी फॉर एग्जाम्पल जो पार्टनर है उसने कैपिटल जो है वो उसने इन द मिड ऑफ अकाउंटिंग ईयर उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. मतलब स्टार्ट से उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, एट द मिड, समझो फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में उसने एडिशनल कैपिटल वो लेकर आया है. जो कैपिटल उसने दिसंबर में उसने एडिशनल कैपिटल जब लेकर आता है वो दिसंबर में लेकर आया है, तो आपका अकाउंटिंग ईयर इज गोइंग टू फिनिश ऑन मार्च. तो आपको क्या करना है, सिर्फ दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 मंथ का आपको अकाउंट को 4 मंथ के लिए आपको क्या करना है, जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है. एंड पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 4 मंथ के लिए पे हो. वेरी सिंपल. इफ अ पार्टनर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, then interest on capital should be calculated on proportionate time period only. जब भी पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, जब भी पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो उसी टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट होगा. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पोर्टेंट आइटम्स अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस. से अभी तक हमको बहुत क्लियर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा तो उसको 2 इफेक्ट देना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा उसको 2 इफेक्ट देना है, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो उसको 2 इफेक्ट देना है. बट अगर ये सारी चीजें जो है, अगर ये ट्रायल बैलेंस में अगर ये आती है, ट्रायल बैलेंस में शो होता है, तो हमें उसको क्या करना है. तो यहाँ पे देखो, ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पोर्टेंट आइटम्स अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस ओनली. सिर्फ जब ट्रायल बैलेंस में कोई चीज अपियर होता है, ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स है, तो आप लोग ये दिमाग में अपने बात रख लो कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस में आती है उसके ऑलरेडी 2 इफेक्ट दिए होते हैं. मतलब उसके ऑलरेडी लेक्चर में 2 इफेक्ट दे दिए होते हैं. वी जस्ट हैव टू पोस्ट इट इन अ पर्टिकुलर अकाउंट. सिर्फ वो किसी एक ही जगह पे वो क्या होगा, पोस्ट होगा. तो फॉर एग्जाम्पल एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, इट इज वेरी सिंपल. अगर एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो उसका लाइबिलिटी साइड उसका इफेक्ट होगा. उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट, उसको सिर्फ एक ही जगह पे पोस्ट करना है, दैट इज लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. नेक्स्ट इज एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस. अभी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है हम लोग उसको 2 इफेक्ट देते हैं. एक
P&L में देते हैं एंड सेकेंड इफेक्ट जो है उसको असेट में देते हैं. बट अगर ये ट्रायल बैलेंस में है, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो उसको सिर्फ एक ही जगह पे आपको पोस्ट करना है, दैट इज असेट साइड. नेक्स्ट इज एनी आउटस्टैंडिंग इनकम. आउटस्टैंडिंग इनकम जो है इसका सिर्फ एक इफेक्ट आएगा, दैट इज असेट साइड. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ओनली वन इफेक्ट, दैट इज लायबिलिटी साइड. सो इट इज वेरी सिंपल. ये सब चीजें अगर एडजस्टमेंट में आती है तो वी आर गिविंग इट two effects, right? But if it is appearing in trial balance, in this case we have to post it in any one specific account. सिर्फ इसको एक ही जगह पे हमको स्पेसिफिकली पोस्ट करना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस है असेट, आउटस्टैंडिंग इनकम है असेट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है लाइबिलिटी, डेप्रिसिएशन डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, डेबिट लॉस है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट. सी अगर ये सब चीजें जो ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ इसका एक ही इफेक्ट होगा. सिर्फ एक ही जगह पे आपको क्या करना है, इफेक्ट इन सेंस सिर्फ एक ही जगह पे आपको पोस्ट करना है, प्लेस करना है. गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर गुड्स लेके जाता है तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसका एक जगह पे आपको उसको पोस्ट करना है, दैट इज करंट अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व फंड, liability side of balance sheet, deposit from public, liability side of balance sheet, goods distributed as free sample, डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपने फ्री सैंपल तो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, तो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट इफ इट इज ऑन डेबिट साइड, इफ इट इज ऑन क्रेडिट साइड. सी अगर सस्पेंस अकाउंट दिया है एंड इट इज अपियरिंग ऑन द डेबिट साइड तो यू हैव टू शो इट ऑन असेट. और अगर वो जो सस्पेंस अकाउंट है अगर वो क्रेडिट साइड दिया है तो यू हैव टू शो द फिगर ऑन लायबिलिटी साइड. वेरी सिंपल. अगर सस्पेंस अकाउंट भी दिया है, से अगर सस्पेंस अकाउंट दिया है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में है तो यू हैव टू शो इट ऑन असेट साइड, एंड अगर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में दिया है तो यू हैव टू शो इट ऑन लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट इज बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल. अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसका इट इज गोइंग टू अपीयर ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. इट इज वेरी सिंपल. ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम अपियरिंग ट्रायल बैलेंस ओनली. अगर ये सारी चीजें ट्रायल, अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो हमने दो इफेक्ट दिया होता, बट अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो दैट मीन्स कि इसके दो इफेक्ट ऑलरेडी, लेजर जब बना होगा तो दो इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया होगा. तो यू जस्ट हैव टू पोस्ट इट, यू हैव टू जस्ट पोस्ट इट इन वन अकाउंट. किसी भी एक अकाउंट में आपको क्या करना है, इसको पोस्ट करना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस है असेट, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट, इनकम रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी, डेप्रिसिएशन डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन एसेट डेबिट ऑफ P&L अकाउंट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर डेबिट साइड ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व लायबिलिटी, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक लायबिलिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल P&L अकाउंट. As simple as that. If these things are appearing in trial balance, you just have to post it at any one of the account. ट्रेडिंग अकाउंट में करो, P&L अकाउंट में करो या बैलेंस शीट में करो, कहीं भी एक ही जगह पे इसकी पोस्टिंग होगी. Now next is steps for solving a problem. Steps for solving problem: prepare the necessary account including the working note. आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है इंक्लूडिंग वर्किंग नोट. नेक्स्ट है place some mark on trial balance item for external as well as internal adjustment. See जहाँ फॉर एग्जाम्पल जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो जहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक डॉट मार्क कर देना है ताकि आप एडजस्टमेंट के लिए वहाँ पे एक कॉलम छोड़ सको. नेक्स्ट है गो थ्रू ट्रायल बैलेंस आइटम एंड गिव ओनली वन अकाउंटिंग इफेक्ट सीक्वेंसली. अब ट्रायल बैलेंस को आपको गो थ्रू करना है, सिर्फ उसका एक इफेक्ट देना है, सिर्फ एक ही जगह पे आपको क्या करना है, उसकी पोस्टिंग करनी है. नेक्स्ट गो थ्रू एडजस्टमेंट एंड गिव टू अकाउंटिंग इफेक्ट. एडजस्टमेंट की आपको डबल इफेक्ट देना है. क्लोज लेजर इन दी वर्किंग नोट एक्सेप्ट कैपिटल. जो आप वर्किंग नोट में भी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है एक्सेप्ट कैपिटल. फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर इट टू इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट. आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है तो उसको आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. फाइंड दी क्लोजिंग बैलेंस इन कैपिटल एंड ट्रांसफर इट टू बैलेंस शीट. जो कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, कैरिड फॉरवर्ड जो होगा क्लोजिंग बैलेंस होगा, दैट इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट.
नेक्स्ट है लास्ट स्टेप इज टैली द बैलेंस शीट. अगर आपका दोनों डेबिट एसेट एंड लाइबिलिटी साइड इफ इट गेट टैली तो योर सम इज करेक्ट. तो सबसे लास्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट जो है उसे टैली करना है. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द problems, and with this I would like to end my session.